Welcome to Physics Aboard. This is second lecture on circular motion. फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक डिटेल्स देखी थी, उसको समराइज करते हुए उसके आगे के टॉपिक्स को देखेंगे. लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्स्ट लेक्चर में बहुत सारी बेसिक बातें समझे कि ये एंगुलर पोजीशन, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या निकाल लिया आपने, टाइम के साथ देखा तो क्या आ गया वो ओमेगा, और फिर इसे टाइम के साथ देख लिया, मेज़र कर लिया इस रेट को, तो क्या आ गया अल्फा. यानी दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन. इज दैट ओके? एक रिलेशन आपने ये भी देखा कि अगर ये आर्क लेंथ है s और ये अगर बहुत छोटा सा फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा s आर्क लेंथ कवर कर लेता है, तो वो जो सेंटर पर एंगल सबटेंड करता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा. आर्क लेंथ और रेडियस में कैसा रिलेशन है? ये रिलेशन है आपका. अगर आप इसको ऐसे देख लें तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल थीटा. अगर टाइम के रेस्पेक्ट में इसे देखना चाहें तो ये कितना हो गया, क्लियर? नाउ ये जो है क्या है, आर्क लेंथ है. ध्यान रखना है लेंथ. लेंथ क्या होता है? एक्चुअल पाथ फॉलोड. कोई इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का मेजरमेंट नहीं, बल्कि एक्चुअल पाथ जो फॉलो कर रहा है उसकी लेंथ को जब आप मेज़र करते हैं तो वो लेंथ कहलाता है. तो यहाँ पर क्या है, आर्क लेंथ है, वो डिस्टेंस कहलाता है. तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा वी आर डेल्टा ओमेगा. और अगर इंस्टेंटेनियस इसे लिखेंगे तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा. अगर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा t. आर चूँकि कांस्टेंट है, रेडियस फिक्स है, देयरफॉर ये कितना हो गया a. ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है. याद रखिएगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वेलोसिटी नहीं है, ये लीनियर स्पीड है. क्यों? क्योंकि ये लेंथ पे डिपेंड करता है, ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है. दिस इज इक्वल टू आर अल्फा. ये क्या है, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, जो आप ऐसा कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड. तो ये बात ना माइंड में बिल्कुल फिक्स रखना है, ये वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी नहीं है, ये लीनियर स्पीड है. बिकॉज ये लेंथ पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे नहीं. यानी लेंथ क्या है, एक्चुअल पाथ फॉलोड है, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा. और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है. ये एक्चुअल जो लेंथ पाथ फॉलो कर रहा है वो लेंथ है, ये डिस्टेंस. देयरफॉर ये क्या हो गया, लीनियर स्पीड हो गई, और दैट इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा. इस बात को आपको ध्यान में रखना है. और भी बहुत सारी चीज़ें आपने देखी वहाँ पे. वो था कि इक्वेशन ऑफ मोशन एंगुलर केस में, एंगुलर जब एक्सेलरेशन अल्फा को कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन जब आप कांस्टेंट कर देते हैं तो उस हालत में जो एंगुलर इक्वेशंस ऑफ मोशन आए हैं वो था ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी. फर्स्ट लेक्चर में इन सब की डिटेल्स मैंने बताई हुई है. उसी तरह यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. उसी तरह ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. उसी तरह अगर आपको
एवरेज क्या निकालनी है, एंगुलर स्पीड निकालनी है। तो दिस इज ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाई 2। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत बारीकी से ध्यान में रखनी है। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसी को लेकर आपको फिर इन सारे इन्फॉर्मेशन को लेकर, सिर्फ इसी को लेकर नहीं, इन सारे इन्फॉर्मेशंस को लेकर आपको अब आगे की तरफ मूव करना है। देखते हैं अब यहाँ से डिटेलिंग आगे की। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दिए हुए सर्कुलर ट्रैक पर या किसी सर्कल के ऊपर मूव कर रहा होता है और उसकी रेडियस गिवन है और वो है r, तो पीछे आपने जब मैं ये बता रहा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये क्या था, लीनियर स्पीड, और इसी से आपने क्या निकाला था, लीनियर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड, दैट इज इक्वल टू r इंटू अल्फा। मैंने कहा था कि एक ऑब्जेक्ट जब मूव करता है किसी सर्कुलर ट्रैक पर, मान लीजिए ये पॉइंट A से अभी पहुंच गया पॉइंट B पर, और इस बीच में वो एंगल बना लिया थीटा, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से इसको अटैच कर लीजिए, क्योंकि ये एक प्लेन है आपका सर्कुलर मोशन। अभी हम लोग जो भी स्टडी कर रहे हैं सर्कुलर मोशन के केस में, वो 2 डायमेंशनल मोशन है, यानी मोशन इन अ प्लेन है। तो मैंने ये कहा था कि ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है किसी दिए हुए सर्कुलर ट्रैक पर, तो यही एक एक्सेलरेशन उसके साथ अटैच्ड नहीं है, मीन्स ये ए नेट या फाइनल एक्सेलरेशन नहीं है उसका, ठीक है ना, ये ए नेट नहीं है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई और भी एक्सेलरेशन काम कर रहा है। अब आपको यहाँ पर समझना एक चीज़ ये है कि इसमें 2 तरह का चेंज दिखाई देता है। एक ये कि अगर ऑब्जेक्ट फिर यहाँ से यहाँ पहुँच जाए किसी पॉइंट C पर, तो ये क्या हो गया, लगातार थीटा में यानी एंगुलर पोजीशन में चेंज आ रहा है, देखिए। और ये अगर इसी तरह मूव करता चला जाए तो ये चेंज होता हुआ चला जाएगा। मतलब एक वो चेंज है जो एंगुलर पोजीशन पर डिपेंड करता है, और दूसरा वो चेंज है जो उसके रेडियस के अलोंग दिख रहा है। तो एक हम ले लेते हैं एग्जैक्टली रेडियस के अलोंग, और इसको नाम दे देते हैं यूनिट वेक्टर के तौर पर r, ठीक है। और जो थीटा के बढ़ने के साथ चेंज कर रहा है उसको यूनिट वेक्टर थीटा मान लेते हैं, उस पर कैप दे देते हैं, क्लियर है। और ये जो पोजीशन वेक्टर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। थीटा किस बात पे डिपेंड कर रहा है, थीटा डिपेंड्स अपॉन एंगुलर पोजीशन। जैसे जैसे एंगुलर पोजीशन चेंज कर रहा है, थीटा वैसे वैसे अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। और आर किधर है, आर इज इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस, जिसको रेडियल डायरेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियल डायरेक्शन। रिलेटिंग लीनियर एंड एंगुलर काइनेमेटिक्स की मतलब आप अच्छे से इसकी मीनिंग समझते हैं, यानी मोशन को स्टडी करना है, उसके कॉज को ध्यान में बिल्कुल भी नहीं रखना है। यानी कोई भी फोर्स उस पर अप्लाइड होकर तब वो मोशन में आया है कोई ऑब्जेक्ट, इसको छोड़कर, यानी व्हेन यू स्टडी मोशन विदाउट द कॉज ऑफ इट। रिलेटिंग लीनियर एंड एंगुलर काइनेमेटिकल वेरिएबल्स, यानी अब दोनों के बीच में आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। ये है सिचुएशन, उसी को रीड्रॉ कर रहा हूँ मैं। और ये रहा हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड है इसके साथ, और दूसरा ये रेडियस r, और ये पोजीशन O, और मैंने कहा था यहाँ A से चलना शुरू किया B पर पहुँच गया, ठीक है। और एक आपने ले लिया था ये
रेडियल डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर आर, और दूसरा चेंजिंग एंगुलर पोजीशन के अलोंग यानी चेंजिंग थीटा के अलोंग, और उसको ये नाम दे दिया था थीटा कैप, और दोनों यूनिट वेक्टर है। अब आपको इस पॉइंट को भी एक क्या होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस से अटैच कर लेना है, सो दैट कि दोनों को आप रिलेट कर सकें। मान लेते हैं ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अब ये अगर थीटा है, एक्स और एक्स डैश पैरेलल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो थीटा। और ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। और ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि ये जो दोनों यूनिट वेक्टर है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, फिर से थीटा। एक्स डैश के अपोजिट भी मैं एक्सिस को एक्सटेंड कर ले रहा हूँ, माइनस एक्स डैश। अगर ये थीटा, तो वाई डैश और एक्स डैश परपेंडिकुलर, ये इस डायरेक्शन में, देयरफॉर ये कितना, 90 माइनस थीटा। इतनी डिटेल्स की ज़रूरत नहीं थी, बट मैं इसे कंप्लीटनेस की वजह से शो कर दे रहा हूँ आपको, सो दैट कि आपको एंगल्स को समझने में दिक्कत ना हो। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो उसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, देख लीजिए, ये हो जाएगा एक्स के डायरेक्शन में कॉस थीटा, ठीक है। और इसके डायरेक्शन में देखिए, वाई के डायरेक्शन में ये कितना, साइन थीटा। चूँकि मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका, 1 के बराबर, ये भी यूनिट वेक्टर है तो इसका भी मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, इसलिए मैं 1 और 1 नहीं लिख रहा हूँ जानबूझकर। इज दैट ओके? उसी तरह थीटा को देखिए, थीटा का एक कंपोनेंट किधर जा रहा है, वाई डैश के अलोंग जा रहा है, कितना हो जाएगा ये थीटा इधर, ये जो कैप है वो थीटा के साथ इधर जा रहा है, तो ये कितना हो गया, थीटा कैप इधर जाएगा तो कॉस थीटा, और इधर जब आएगा तो ये निगेटिव की तरफ है, देयरफॉर माइनस साइन थीटा। तो सिर्फ क्या हो गया, आपने उसके कंपोनेंट को अलग अलग कर लिया। देयरफॉर जब इसको लिखेंगे तो आर कैप, ठीक है, कितना, ये एक्स डैश के अलोंग, देयरफॉर कॉस थीटा आई, और ये वाई के अलोंग, देयरफॉर साइन थीटा जे। थीटा कैप इज इक्वल टू, सबसे पहले ये ले लीजिए, माइनस साइन थीटा, मैंने पहले ही लगा दिया है माइनस, देयरफॉर आई के साथ माइनस नहीं लगाना है पहले ही मैंने, चूँकि ये डायरेक्शन, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये नेगेटिव, अगर इधर आई लिख रहे हैं तो इधर माइनस आई लिखा था, तो मैंने पहले ही लगा दिया है। और दूसरा कितना है, कॉस थीटा जे। आपने क्या किया, अब एक रिलेशन निकाल लिया है किसका, दिए हुए प्लेन में, चूँकि आई एंड जे नहीं बदलने वाला है, ये एक्स के या एक्स डैश के अलोंग सेम रहेगा, आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चेंज क्या कर रहा है, या तो थीटा के साथ ये वाला जो यूनिट वेक्टर है वो चेंज कर रहा है, या थीटा के साथ यानी एंगुलर पोजीशन के साथ ये वाला जो टेंजेंशियल है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर कहते हैं, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। और ये क्या है, रेडियल यूनिट वेक्टर है। तो दोनों को आपने देख लिया, आई और जे कभी चेंज होने वाला नहीं है, वो लीनियर है और ऑलवेज फिक्स्ड है। ये देख लीजिए, आर एंड थीटा वो किस चीज़ पर, एंगल पे डिपेंड कर रहा है, एंगुलर पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, आपने उसको रिलेट कर लिया लीनियर वाले के साथ। अब आप देखिए कि ये थीटा है और आपने ये रेडियस लिया हुआ है, तो क्या अब आप लिख सकते हैं कि वेक्टर r इज इक्वल टू ओ बी, कॉम्पोनेंट के हिसाब से मैग्नीट्यूड ऑफ r cos थीटा i प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ r, मैं मॉडुलस के साइन के साथ नहीं लिख रहा हूँ, r साइन थीटा j। देख लीजिए, ये r जब इधर आएगा तो r cos थीटा, और ये जब इधर जाएगा तो r साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसे समझने में। अब ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए और आप
वेलोसिटी निकालिए। तो v इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। नाउ r कितना है उसको पुट कर दीजिए, अभी आपने निकाला हुआ है। दिस इज r cos थीटा i प्लस r sin थीटा j। चूँकि r कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। cos थीटा डिफरेंशिएट होगा तो माइनस sin थीटा। बात ध्यान में ये रखनी है कि थीटा टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है, इसलिए आपको एज इट इज़ नहीं छोड़ देना है, इसको भी डिफरेंशिएट कर लेना है। i प्लस साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा cos थीटा, और ऐसे ही यहाँ भी डी थीटा अपॉन डी टी, और ये कितना j। क्लियर है? नाउ लिख लीजिए इसको, साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी इज ओमेगा, दिस इज साइन थीटा आई प्लस डी थीटा ओमेगा, यानी डी थीटा अपॉन डी टी इज ओमेगा कॉस थीटा एंड दिस इज जे। ओमेगा कॉमन ले लीजिए, आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। देखिए ये आपका एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके अलोंग रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। देयरफॉर दिस इज आर ओमेगा एंड ये लगा दीजिए, जिससे ये बात समझ में आ गई कि ये जो आपने वेलोसिटी वेक्टर निकाला है वो किस डायरेक्शन में है। दिस वेलोसिटी is in the tangential direction। और अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा। यही तो आप पहले भी निकाले थे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो लीनियर स्पीड है। जब डायरेक्शन हट गया तो जाहिर सी बात है ये लीनियर स्पीड हो जाती है। वहाँ पर भी मैंने कहा था कि ये vt के फॉर्म में शो किया जाता है, यानी vt नोटेशन से शो किया जाता है। देयरफॉर ये क्या हो गया, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको जब डायरेक्शन हटा लेंगे तो स्पीड कहेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू वी टी आर किसके बराबर, वी टी किसके बराबर, आर ओमेगा के बराबर हो जाता है। तो एक चीज़ आपको मिल गई है, वो मैं यहाँ पर फ्रेशली लिख दे रहा हूँ। क्या मिल गई है आपको, वेलोसिटी मिल गई है। v इज इक्वल टू हाउ मच, आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। क्लियर? अब क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं इन सभी को वाइप कर रहा हूँ और इसको जानबूझ के यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपको टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्पीड पता चल गई है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। देयरफॉर r तो कांस्टेंट है पहले ही बाहर, अब ये u इंटू वी, तो u एक बार इसे डिफरेंशिएट कर लीजिए और इसे एज इट इज़ छोड़ दीजिए, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, प्लस इसको अब एज इट इज़ छोड़ देना है और इसको डिफरेंशिएट कर लेना है। कितना हो गया, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। ये डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा के बराबर आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड। देयरफॉर आर दिस इज अल्फा, ये एज इट इज़ रह गया, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, और यहाँ ओमेगा एज इट इज़ है, ओमेगा को एज इट इज़ रहने दीजिए। यहाँ साइन थीटा को डिफरेंशिएट कर लीजिए, साइन थीटा डिफरेंशिएट होगा कॉस थीटा के बराबर, और थीटा चूँकि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, देयरफॉर डी थीटा अपॉन डी टी। आई एज इट इज़
और फिर से कॉस को किए तो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और दिस इज डी थीटा अपॉन डी टी, और कितने के बराबर, ये j ऑलरेडी है, यहाँ पर j लिख लीजिए, ब्रैकेट क्लोज। अब ये r से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया ये r अल्फ़ा, ये माइनस साइन थीटा आई कॉस थीटा j, किसके बराबर, थीटा कैप के बराबर, तो हमने ये लिख लिया थीटा कैप। दूसरा, ये ओमेगा दोनों जगह रिपीट हो रहा है, कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये वहाँ मल्टीप्लाई हुआ r ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना हो गया माइनस कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा j। नाउ यहाँ मैं लिख रहा हूँ वेक्टर a इज इक्वल टू r अल्फ़ा थीटा, और माइनस कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया, ये कॉमन होने के बाद ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और ओमेगा स्क्वायर एंड कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। देखिए तो ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस। कितना लिखा जाएगा अब ये, a इज इक्वल टू r अल्फ़ा, दिस इज थीटा एंड दिस इज माइनस r ओमेगा स्क्वायर, और किधर, रेडियल डायरेक्शन में। अगर आप इसे लिखें तो r अल्फ़ा थीटा प्लस r ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज माइनस r कैप। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन के दो अलग अलग टर्म्स आ रहे हैं, एक ये रहा, पहले इसको लिख लेते हैं, r ओमेगा स्क्वायर माइनस r प्लस r अल्फ़ा विथ थीटा कैप। आप ये देखिए कि निगेटिव r क्या शो कर रहा है कि वो सेंटर की तरफ मूव कर रहा है अलोंग द रेडियस। ओके, क्लियर है ये, इसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, एंड ये ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, थीटा टेंजेंशियल डायरेक्शन को शो करता है, देयरफॉर ये क्या है, ये हो गया आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब आपके माइंड में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि मैंने पहले भी कहा था कि वो एक अकेला जो पहले मैंने निकाला था वो एक्सेलरेशन पूरे मोशन को, सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हैं, एक टुवार्ड्स द सेंटर, ये निगेटिव r क्या शो कर रहा है, टुवार्ड्स द सेंटर, और इसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। AC को क्या कहते हैं, अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखें तो दिस इज r ओमेगा स्क्वायर, क्या है ये, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल का मतलब क्या हुआ कि वो सेंटर सीकिंग है, यानी वो मोशन ऐसा है कि वो सेंटर की तरफ आ रहा है एक्सेलरेशन के कारण। ठीक है, क्या है इसका दूसरा नाम, सेंटर सीकिंग, यानी जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा हो, दैट इज कॉल्ड सेंटर सीकिंग और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और दूसरा किधर है, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। इज दैट ओके? तो ये दो कंपोनेंट है दिए हुए सर्कुलर मोशन के एक्सेलरेशन का, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अलग अलग तरीके से भी आप लिख सकते हैं, उसे देख लेते हैं। जैसे आपने लिखा AT इज इक्वल टू R अल्फ़ा, अल्फ़ा कितने के बराबर है, d ओमेगा अपॉन dt के बराबर है। R क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट को एक साथ लिख लिया जाए क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इसके अंदर एक साथ, तो R ओमेगा हो गया
देयरफॉर आर ओमेगा वी के बराबर है डी वी अपॉन डी टी। क्या आ गया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितने के बराबर आ गया? डी वी अपॉन डी टी। देयरफॉर इसको अगर लिखना चाहें फिर से तो ये क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर प्लस डी वी अपॉन डी टी along टेंजेंशियल डायरेक्शन। देख लीजिए पहले भी यही निकाल कर आपको बताए थे। ए टी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड। अब अगर इसको भी चेंज करना चाहें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, कितना है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? ए सी इज इक्वल टू हाउ मच? आर ओमेगा स्क्वायर, मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहे हैं। और आप जानते हैं कि v इज इक्वल टू कितना? आर ओमेगा। देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। यहाँ रखिए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये कट गया, कितना हो गया? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ए सी का एक फॉर्मूला यानी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का वी स्क्वायर अपॉन आर, और दूसरा कितना है? आर ओमेगा स्क्वायर। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, आगे ये काम आएगा। एक एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच गया, उस वक्त ये क्या हो गया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और दूसरा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। अब इन दोनों का रिजल्टेंट, ये इसके बीच से रिजल्टेंट निकलेगा आपका, ठीक है। तो अगर ये एंगल फाई मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर इसको ऐसे खींच लें तो 80 और ये सामने वाला भी 80 हो जाएगा। देयरफॉर tan फाई इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई AC। 80 ऑलरेडी अभी निकाल के मैंने दिखाया है जस्ट पीछे डी वी अपॉन डी टी के। तो क्या हो जाएगा? tan फाई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई AC। कितना निकाला हुआ था? AC या तो आर ओमेगा स्क्वायर रख लीजिए या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर रख लीजिए। चूँकि ये लीनियर स्पीड में है, देयरफॉर इसको भी लीनियर स्पीड के ही फॉर्म में हम रखना चाहते हैं। देयरफॉर फाई इज इक्वल टू हाउ मच? tan इनवर्स डी वी अपॉन डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से आप फाई आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे और ये पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये जो है वो कितने एंगल विद द हॉरिजेंटल ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लें। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू रूट अंडर, दो अलग अलग वेक्टर हैं, देयरफॉर ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। दोनों का वैल्यू डालना चाहते हैं, डाल लीजिए। वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का होल स्क्वायर प्लस डी वी अपॉन डी टी होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा और यहाँ से कितने एंगल के साथ किस डायरेक्शन में जा रहा है वो नेट एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अब इतना निकल जाने के बाद हमें देखना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, चूँकि वो इसी बात पर डिपेंड करता है। आइए देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑलरेडी आपने देख लिया है कि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आपके पास आए थे, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ द गिवन मोशन। इसका वैल्यू आया था ओमेगा स्क्वायर आर और ये बता रहा था कि सेंटर की तरफ जा रहा है, और ये हम लोगों ने निकाल लिया था डी वी अपॉन डी टी। क्लियर है? इसको ऐसे भी लिख सकते थे वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस डी वी अपॉन डी टी, यानी लीनियर स्पीड और लीनियर स्पीड के फॉर्म में। अब आइए इसको इंटरप्रेट कर लें। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर मोशन में है तो अभी आपने देखा एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, दैट इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, और दूसरा किधर है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कुलर ट्रैक।
and that is AC, which is equal to v square upon the given radius of the circular track. और अगर मोशन को यूनिफॉर्म होना है, इसका मतलब लीनियर स्पीड को क्या होना होगा, कांस्टेंट होना होगा। और आप जानते हैं कि जब किसी कांस्टेंट टर्म को किसी भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर। इसका मतलब है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़ीरो के बराबर हो गया। और कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि v इनिशियल v फाइनल के बराबर होगा, यानी जो लीनियर स्पीड है ऑलवेज मेंटेन रह जाएगी। देयरफॉर अगर ये चीज़ देखें तो किसके बराबर है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर है। तो ये वैनिश कर जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा एक्सेलरेशन में, ओनली वी स्क्वायर अपॉन आर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कुलर ट्रैक। ये पूरा का पूरा ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो होने के बावजूद भी एक एक्सेलरेशन है, और वो किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कुलर ट्रैक लग रहा है। अब इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि अगर ये वी आई इज इक्वल टू वी एफ है तो ये कितना हो जाएगा। अगर इसको आर ओमेगा के टर्म में देखें तो दिस इज आर ओमेगा आई एंड दिस इज आर ओमेगा एफ। आर कांस्टेंट है, कैंसिल हो गया, ओमेगा आई इज इक्वल टू ओमेगा एफ। यानी सर्कुलर जो भी आपका मोशन है अगर वो यूनिफॉर्म होता है तो एंगुलर वेलोसिटी इनिशियली जितनी थी या एंगुलर स्पीड इनिशियली जितनी थी उतनी ही वो फाइनली भी रहती है, यानी एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट हो जाती है। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर स्पीड इज ऑल्सो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हो गई। ठीक है, अब ये देखिए आपने लिखा शुरू से ही टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है वो आर अल्फा के बराबर। तो अगर ये ज़ीरो है तो दिस इज़ आर अल्फा, अल्फा भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन भी इस केस में ज़ीरो हो जाता है। तो ये चूँकि मेंटेन है, ठीक है, आप लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। अगर स्मॉलर चेंज के बारे में लिखें तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, और ओमेगा इनिशियल और ओमेगा फाइनल दोनों इक्वल है। देयरफॉर ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल दोनों इक्वल होने के कारण क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। देयरफॉर इस हिसाब से भी आपने इसको पता कर लिया कि एंगुलर एक्सेलरेशन उस केस में ज़ीरो होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा। बच क्या गया है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बच गया है, जिसका मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर अपॉन आर या आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है टुवर्ड्स द सेंटर। मैं बार बार बोल रहा हूँ टुवर्ड्स द सेंटर, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, वैनिश कर जाती है, उसके बाद भी एक एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट के अंदर है, वो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लग रहा है। इसके कुछ पॉइंट को देख लेते हैं कि ये जो आया आपका सर्कुलर मोशन के केस में, एक ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में और दूसरा सेंटर की तरफ। कितना आ गया था मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस डी वी अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। अगर जस्ट अभी बताया उसको पॉइंट वाइज बताना चाह रहा हूँ कि इफ़ डी वी अपॉन डी टी is equal to 0, then it is circular motion, it is uniform circular motion, uniform circular motion. If dv upon dt is greater than 0, यानी पॉजिटिव वैल्यू टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है दैट इज ए टी इफ ग्रेटर देन ज़ीरो, देन आप समझ लीजिए अगर ये डी वी अपॉन डी टी ज़ीरो है, इसका मतलब ये होता है कि ये तो ए सी सेम है टुवर्ड्स द सेंटर,
और अगर स्पीड बढ़ रही है तो जिधर वेलोसिटी है उधर ही ये टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी होगा, यानी वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा। AT एंड V विल बी इन सेम डायरेक्शन। कब? जब इसकी स्पीड बढ़ रही होगी, किसी ऑब्जेक्ट की सर्कुलर पाथ पर अपने स्पीड को इंक्रीज कर रहा होगा, देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड V विल बी इन सेम डायरेक्शन। लेकिन अगर स्पीड स्लो डाउन हो रही होगी किसी वजह से, टेंजेंशियल जो स्पीड है टाइम के साथ अगर स्लो डाउन हो रही होगी, दैट इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या? 80 लेस देन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन घट रही है, इसका मतलब है कि डीसेलरेशन हो रहा है। और डीसेलरेशन के केस में या रिटार्डेशन के केस में अगर वेलोसिटी इधर है तो क्या हो जाएगा? निगेटिव डायरेक्शन में, यानी अगर v इस तरफ है तो 80 उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा और ये c तो टुवर्ड्स द सेंटर, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कुलर ट्रैक है। तो इस केस में देखिए ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट इधर चला जाएगा और इस केस में देखिए रिजल्टेंट कुछ ऐसे चला जाएगा। ठीक है, पहले केस में इधर जा रहा है, स्पीडिंग अप में ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और वेलोसिटी यानी स्पीड का डायरेक्शन दोनों सेम है और यहाँ दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? स्पीड को स्लो डाउन करा दे रहा है, इसके अगेंस्ट लग रहा है वो। ठीक है, और रिजल्टेंट ए जो है वो आप इधर देख पा रहे हैं और यहाँ भी वैसे ही अगर मैग्नीट्यूड वाइज निकाल लेंगे यहाँ रिजल्टेंट ये देख पा रहे हैं इधर है और यहाँ रिजल्टेंट कुछ ऐसे है। ठीक है, दोनों आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर फाई मान लीजिए और इधर कुछ साई कप्पा जो भी मानना है मान के आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब तक आपने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है तो एक एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कुलर ट्रैक विच इज v स्क्वायर अपॉन r इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज r, एंड ये क्या हो गया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू dv अपॉन dt। और मैंने ये भी बता दिया कि अगर dv अपॉन dt ग्रेटर देन 0 है तो जो लीनियर स्पीड का डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी वही होगा, यानी AT इज पैरेलल टू V। लेकिन अगर स्पीड स्लो डाउन हो रहा है लेस देन 0 तो क्या हो जाएगा? AT NT पैरेलल हो जाएगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर स्पीड स्लो डाउन तो ये क्या हो गया? V अगर इधर है यानी लीनियर स्पीड इधर है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ठीक उसके अपोजिट। इस केस में आप ये नेट एक्सेलरेशन इधर निकालेंगे और इस केस में नेट एक्सेलरेशन इधर निकालेंगे। यहाँ भी कुछ एंगल मान के साई, यहाँ फाई, आप दोनों रिजल्टेंट को आसानी से निकाल सकते हैं। स्पीडिंग अप में ये पैरेलल और जब स्लो डाउन हो जाता है तो एंटी पैरेलल। और एक केस ये भी देखा आपने, एक केस क्या देखा? जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो गया था उस केस में ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड इज 0, दिस मीन्स v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब जब बात कर रहे हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की तो ये कांस्टेंट हो जाने के बाद भी आपके पास एक रिजल्ट रह गया था, दैट इज r ओमेगा स्क्वायर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी एक्सेलरेशन है
उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, आप ये देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट, 3-4 पॉइंट ले लेते हैं, ये रहा पॉइंट और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, सॉरी स्पीड का डायरेक्शन ये चेंज कर रहा है लगातार, ये देख लीजिए चेंज कर रहा है लीनियर स्पीड, उसका डायरेक्शन लगातार चेंज कर रहा है, जबकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। और अगर इस केस में देखें तो ये एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, ये एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, ये एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, ये भी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, यानी भले ही एक्सेलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन का 0 है लेकिन लीनियर स्पीड की डायरेक्शन लगातार चेंज कर रही है। मैग्नीट्यूड 0 हो गया बट डायरेक्शन चेंज कर रही है, और डायरेक्शन चेंज करने के साथ साथ ये v है और ये एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द, ये v है और ये एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है, उसका भी डायरेक्शन देख लीजिए। ये अगर इधर वेस्ट की तरफ है, ये साउथ की तरफ है, ये ईस्ट की तरफ है और ये किधर है, नॉर्थ की तरफ है, ये भी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। कुल मिला के एक्सेलरेशन है। अगर इनर्शियल फ्रेम में इसको आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होने के बाद भी ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पर, उसमें कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन है। इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट या नेट फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है, यानी बहुत सारे फोर्सेस का एक रिजल्टेंट या नेट फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है, जिसके कारण उसमें अभी भी एक्सेलरेशन है। ये इट्सेल्फ एक क्या है, इट्सेल्फ फोर्स नहीं है बल्कि नेट और रिजल्टेंट फोर्स है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के बाद भी, यूनिफॉर्म स्पीड में चलने के बाद भी इसके अंदर यूनिफॉर्म है, इसका मतलब इनर्शियल फ्रेम है, और इनर्शियल फ्रेम में अगर वो एक्सेलरेटेड है इसका मतलब कहीं ना कहीं उस पर कई सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण उसमें एक्सेलरेशन है। और वो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर ट्रैक में रहने को मजबूर कर रहा है। किधर लग रहा है वो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, तो क्या है, सेंटर ने पकड़ के रखा हुआ है, तो वो किधर चलेगा, सर्कुलर मोशन में ही चलेगा, यानी सर्कुलर पाथ पर ही चलेगा। तो वो खुद ही कोई फोर्स नहीं है बल्कि रिजल्टेंट या नेट फोर्स है जो उस पर एक्ट कर रहे हैं। और ये रिजल्टेंट और नेट फोर्स कहाँ से आता है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो ये जो आप नेट फोर्स को ही लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या है, एफ सेंट्रीपिटल, ठीक है। ये खुद ही एक फोर्स नहीं है बल्कि ये रिजल्टेंट और नेट फोर्स है। ये नेट फोर्स किन किन चीज़ों के कारण डेवलप कर सकता है, ये टेंशन के कारण डेवलप कर सकता है, ठीक है, ये चार्ज के कारण डेवलप कर सकता है, ये ग्रेविटी के कारण डेवलप कर सकता है, ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स के कारण, मैग्नेटिज्म के कारण डेवलप कर सकता है, और इस तरह के बहुत सारे फ्रिक्शन के कारण डेवलप कर सकता है, बहुत सारे ऐसे फोर्सेस के कारण, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक अकेला खुद का कोई फोर्स नहीं है। ये बात बिल्कुल आप अपने माइंड से हटा लीजिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स के एक्ट करने के कारण कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रहता है, नहीं। ये बहुत सारे फोर्सेस, एक से ज़्यादा फोर्स का नेट या रिजल्टेंट फोर्स है जो कि उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, सर्कुलर ट्रैक में मेंटेन रखने की कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म होने के बाद भी इसमें, यूनिफॉर्म मोशन होने के बाद भी इसमें एक एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मेरा मन कह रहा है कि इस पर कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा। देयरफॉर एक वो फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर इस एक्सेलरेशन के साथ काम कर रहा है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लेकिन वो आया कहाँ से है, जो एक से ज़्यादा फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहे होंगे उसके रिजल्टेंट के कारण ये फोर्स डेवलप हुआ है। ये बात माइंड में रख लीजिएगा, ये डायरेक्ट नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सेंट्रीपिटल is the required force, not itself is force, is the required force to keep any object in
सर्कुलर मोशन। बस इस बात को एकदम अच्छे से बैठा लीजिए, ये फोर्स नहीं है जो उसको मेंटेन करेगा, रिक्वायर्ड फोर्स है। और वो कहाँ से आता है? रिजल्टेंट या नेट फोर्स के थ्रू आता है। क्लियर है ये बात? बढ़ते हैं आगे। अब इसी की इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से जब आप इसको देख रहे हैं तो इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाई व्हाट? एम। ओके, और एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल आपने क्या निकाला हुआ है? वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एफ नेट। यही एफ नेट क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, डिवाइडेड बाई एम। देयरफॉर एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। नाउ ये दो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये केस आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का बन रहा है। इसको ज़रा समझ लीजिए। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से किसी मास को एक थ्रेड से लटकाया हुआ है, तो ये सेंट्रीपिटल मैं समझा दे रहा हूँ नेट फोर्स कैसे है। तो इस पर दो तरह का फोर्स लग रहा है, एक टेंशन और दूसरा mg। और मान लीजिए इस पर ये आपने यहाँ ला के रिलीज़ किया था, तो क्या होगा? ये क्या होगा? यहाँ पर जब आ जाएगा तो आप देखिए एक फोर्स तो काम कर रहा है ना, जो इसको बिल्कुल सर्कुलर मेंटेन रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, जो इस फोर्स का नेट रिजल्टेंट ही इसे सर्कुलर ट्रैक पर रखेगा मेंटेन। अगर ये रेडियस r है मान लेते हैं, तो t माइनस एम जी इज इक्वल टू, अगर ये वेलोसिटी v है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो देख लीजिए यहाँ पर नेट रिजल्टेंट फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। और ये मैं लिखना भूल गया, m, ये मास m है, देयरफॉर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो रिजल्टेंट फोर्स t माइनस एम जी क्या कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर ट्रैक पर मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ फोर्स नहीं है, बल्कि रिक्वायर्ड फोर्स है, जो क्या करता है? ऑब्जेक्ट को सर्कुलर ट्रैक पर मेंटेन रखने की कोशिश करता है। इसलिए ऐसा कभी नहीं बोलिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है। क्लियर है? आइए जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा उस केस में फोर्सेस को देख लेते हैं। इफ सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म था तो उस केस में क्या किए थे? dv अपॉन dt 0 के बराबर ले लिए थे। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स कितने के बराबर आ गया था? mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर आ गया था, जिसको नेट फोर्स कहते थे फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, इसीलिए इनर्शियल फ्रेम की बात कर सके आप। ओके, नाउ अगर सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल और दूसरा सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू एम ए टी, और यहाँ कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू एम ए सी। नेट फोर्स कुछ ऐसा लगने लगेगा जैसा एक्सेलरेशन के केस में दिखाए हैं। देयरफॉर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट इज? F टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस F सेंट्रीपिटल स्क्वायर, यानी ये दोनों काम कर रहा है। तब आपको डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। देयरफॉर अगर उसको फाई मान लेते हैं, ये एंगल विद द हॉरिजेंटल, तो tan फाई कितना हो जाएगा? दिस इज एफ टी अपॉन एफ सी। देयरफॉर फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ टी अपॉन एफ सी। ओके, अब ये अगर वैल्यू डाल दें तो tan इनवर्स
m dv/dt डिवाइडेड बाई कितना mv²/r, यानी m से m फिर से कैंसिल, वहीं एक्सेलरेशन की बात जहाँ तक आई थी वहीं पर आप पहुँच गए फिर से। ठीक है, नाउ फाई तो निकल जाएगा वहाँ से और फिर आप ये निकाल लेंगे। एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। क्लियर है? आइए समझते हैं। अगर आपने देखा हो किसी पोर्टर को, वो क्या करता है, इस तरह का उसका पोर्टर होता है और एक तरफ यहाँ पर उसे लकड़ी से इस पर फंसा के इसे नचाने का बना हुआ रहता है, और वो क्या करता है, यहाँ सेंटर में मिट्टी को रखता है ऐसे कॉनिकल फॉर्म में बनाकर, गीली मिट्टी को, और फिर इससे वो जो बनाना चाहता है उसको बना लेता है। मान लीजिए यहाँ लकड़ी फंसाकर आप इस पर फोर्स लगाते जा रहे हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है, Ft लगाकर, और बार बार लगाते जा रहे हैं, स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं विद द टाइम, और अचानक से वो जो स्टिक लकड़ी आपने इससे घुमाने के लिए पकड़ा हुआ था वो निकाल लेते हैं, तो स्पीड बढ़ती जा रही और एक लेवल पर आकर आपने जैसे ही स्टिक को बाहर निकाला तो क्या हो गया, टेंजेंशियल फोर्स रिमूव कर दिया। अब ये 0 के बराबर हो गया, डेट इज इक्वल टू V इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल, और अब यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से चलता जा रहा है, और जब आप उसको हटा लेते हैं तब भी एक फोर्स लगातार लग रहा है, वो क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर, और दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड से अभी अब घूमता जा रहा है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसे उस सर्कुलर ट्रैक पर घूमने के लिए या इस सेंटर पर मेंटेन रखे हुआ है। अगर हमें एंगुलर स्पीड को इंक्रीज करना है तो क्या होगा, जिधर हमारा एंगुलर स्पीड का डायरेक्शन है, मान लीजिए ये हमारा एंगुलर स्पीड का डायरेक्शन है, तो क्या करेंगे, हम उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे और स्पीड को इंक्रीज करते चले जाएंगे, एंगुलर स्पीड को इंक्रीज करते चले जाएंगे, जैसा कि साइकिल के केस में होता है। ये आपका व्हील और ये कॉग है, कॉग के ऊपर से चेन जा रहा है, ठीक है, और चेन को आप क्या करते हैं, पैडल के थ्रू आप उसे रोटेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और चेन क्या करता है, उस फोर्स को कम्युनिकेट करता है, और जिस डायरेक्शन में आप चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में ये एक्ट करता है एग्जैक्टली टेंजेंशियल टू दिस रेडियस। क्लियर है? और ये एंगुलर स्पीड को इंक्रीज करता चला जा रहा है, और एंगुलर स्पीड, ये जो लीनियर स्पीड है इस पर डिपेंड करता है, और इसके कारण लीनियर स्पीड भी इंक्रीज करती चली जाती है। इसको टेंजेंशियल जो आपने फोर्स लगाया है इसको ट्रांसवर्स फोर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पे लग रहा होता है। अगर आप इसी व्हील को या साइकिल को स्लो करना चाहते हैं तो आप एंगुलर स्पीड के या टेंजेंशियल स्पीड के, टेंजेंशियल ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि एंगुलर ये है, तो टेंजेंशियल स्पीड आपको मालूम है कि एग्जैक्टली ये परपेंडिकुलर होता है इसके डायरेक्शन में, तो टेंजेंशियल स्पीड के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना पड़ता है, आपको ये टेंजेंशियल फोर्स या ट्रांसवर्स फोर्स ब्रेक के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है, जिसके कारण ये स्लो डाउन हो जाती है। तो अगर आपको लीनियर स्पीड या एंगुलर स्पीड इंक्रीज करनी है तो आपको लीनियर स्पीड के डायरेक्शन में एक टेंजेंशियल फोर्स या ट्रांसवर्स फोर्स लगाना है। ये केस था किसका, साइकिल का, और कॉग के थ्रू ये चेन लगा हुआ है, तो आप उसी डायरेक्शन में अगर लगा दिए हैं, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में, लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर टेंजेंशियल फोर्स लगा दिए हैं तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, एंगुलर स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। और लीनियर स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपने ट्रांसवर्स फोर्स लगा दिया है तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, जैसा कि ब्रेक के केस में होता है। अब एक सिचुएशन ये भी है
कि अगर ये पूरा का पूरा व्हील, ये जो पॉटर व्हील है रुका हुआ है, बिल्कुल रेस्ट में है, ठीक है, उस केस को ज़रा समझ लेते हैं। अगर पॉटर व्हील पूरी तरह से रुका हुआ है और तब आप उसे उस सर्कुलर मोशन में लाना चाहते हैं, उसे रोटेट करना चाहते हैं, तब क्या होगा? उस केस में आपको एंगुलर स्पीड जो कि ऑलरेडी ज़ीरो है उसको क्या लाना पड़ेगा? सम पॉजिटिव वैल्यू तक आपको लाना होगा, ठीक है, बिल्कुल रुका हुआ है। इसका मतलब है एंगुलर स्पीड ये वाली जो है तभी आएगी जब आप टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे। इज दैट ओके? और ये टेंजेंशियल फोर्स परपेंडिकुलरली लगती है और ये फाइनाइट वैल्यू होगी तब, 0 टू सम फाइनाइट वैल्यू। क्लियर है? क्योंकि आप जब ये अप्लाई कर देंगे टेंजेंशियल या ट्रांसवर्स फोर्स, तो इसमें क्या आ जाएगा? एक एक्सेलरेशन आएगा एंगुलर, और वो रिलेट कर देगा किससे? इससे, ठीक है, टेंजेंशियल, दैट इज आर अल्फा। क्लियर है एकदम? लेकिन साथ में आप तो ओमेगा लाने जा रहे हैं 0 टू सम पॉजिटिव वैल्यू, तो क्या करेंगे? टेंजेंशियल फोर्स कुछ होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अभी तो बिल्कुल ज़ीरो है जब रुका हुआ है तो। और दूसरा फोर्स आपको कौन सा लगाना पड़ेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो क्यों लगाना पड़ेगा? एक तो आप इसकी सम फाइनाइट वैल्यू यानी सर्कुलर मोशन में लाना चाहते हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? ये दिए हुए पॉटर व्हील को इस सर्कल पर मेंटेन रखता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या है? टू कीप द ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। इसका मतलब आपको ये भी कुछ फाइनाइट वैल्यू के साथ चाहिए, दोनों ही चाहिए, तभी ये जाकर आपका क्या होगा? मूव करना शुरू करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको एक टेंजेंशियल या ट्रांसवर्स फोर्स भी चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी चाहिए। अब ये कैसे आएगा? पॉटर व्हील में आपने देखा है एक ये एज के बहुत नज़दीक एक छोटा सा गड्ढा बना हुआ रहता है, जो ओल्ड कन्वेंशनल है। आजकल तो मोटर पे चलना शुरू हो गया है, तो वहाँ तो बस आप मोटर ऑन कीजिए और ये रोटेट करना शुरू कर जाता है, फिक्स रहता है ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको स्टिक को, ये देखिए, ये अगर स्टिक है, लकड़ी का कोई रॉड है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर पॉटर इसे फंसाएगा और फंसाने के बाद हल्के से उसको झटके के साथ चलाना शुरू करेगा। ये क्या होगा? ये फोर्स जो एग्जैक्टली अगर मान लीजिए ये इस वक्त यहाँ पर है, ये गड्ढा, ठीक है, ये गड्ढा यहाँ पे है, या एग्जैक्टली इस वक्त आपको समझाने के लिए मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है, हटा लीजिए इस दोनों को। कहाँ पे है? बिल्कुल यहाँ एज पे है। तो एक ट्रांसवर्स फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों उसे देना है, सो दैट कि उसका कुछ एंगुलर स्पीड 0 से फाइनाइट कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ जाए और साथ में वो सेंटर में मेंटेन रखे। तो क्या करेगा? पॉटर यहाँ पर ऐसे स्टिक को फंसाएगा और वो इसे रोटेट करने की कोशिश करेगा। जो स्टिक आप पॉटर व्हील पे लगाएंगे, वो स्टिक क्या करेगा? ये दोनों फोर्स उसको प्रोवाइड कराएगा, और वो जो फोर्स होगा वो किधर लगेगा? अलोंग द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस, यानी टेंजेंशियल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के रिजल्टेंट की तरफ आपको वो फोर्स अप्लाई करना होगा, जो सेंटर की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड होना चाहिए, यानी वो टेंजेंशियल फोर्स की तरफ ना होकर किधर होना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ होना चाहिए ये रिजल्टेंट फोर्स। देयरफॉर ये मैं कह रहा हूँ कि ये रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर थोड़ा सा झुका हुआ होना चाहिए। अब जब आप इस रिजल्टेंट की तरफ, इस दोनों फोर्स के रिजल्टेंट फोर्स की तरफ किससे फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं? वो स्टिक, जो यहाँ पर हल्का सा होल मैंने जानबूझ के बनाया, यहाँ से हटाकर या यहाँ से हटाकर यहाँ बनाया है, वहाँ पर आप स्टिक ऐसे फिक्स करके और यहाँ पर लगाते हैं, और लगाने के बाद इस प्लेन में, ये जो पॉटर्स व्हील है उसके प्लेन में इस फोर्स और इस फोर्स यानी टेंजेंशियल फोर्स
और सेंट्रीपिटल फोर्स के रिजल्टेंट पे आप क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और इसके बाद ये क्या करना शुरू कर देता है, रोटेट करना शुरू कर देता है। मैंने इस तरह का आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अगर इसको ऐसे देखा जाए तो ये रहा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो क्या कर रहा है, इस पॉटर्स व्हील को एक सेंटर के अराउंड रोटेट करने में हेल्प कर रहा है, और दूसरा टेंजेंशियल फोर्स जो क्या कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम 0 टू सम पॉजिटिव वैल्यू। और आपको जो दोनों प्रोवाइड करना है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स भी और टेंजेंशियल फोर्स, देयरफॉर रिजल्टेंट की तरफ आपको फोर्स लगाना है। किसके थ्रू लगाना है, एक स्टिक के थ्रू लगाना है। और स्टिक कहाँ डालते हैं, ये होल यहाँ बना हुआ रहता है, या यहाँ पे मैंने जानबूझ के यहाँ पर बनाया है ताकि आपको उसे समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर स्टिक डाल के और उस पर इस प्लेन पर दिए हुए पॉटर्स व्हील के प्लेन पर ही ये रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई होता है, जो कि थोड़ा सा किधर टिल्टेड रहता है, झुका हुआ रहता है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ, या यूं कहें कि थोड़ा सा सेंटर की तरफ झुका हुआ रहता है। देयरफॉर अब ये जो स्टेशनरी बिल्कुल रेस्ट में था पॉटर्स व्हील, अब वो रोटेट करने लगा है। आप चाहें तो साइकिल का एक व्हील लेकर उसे एक्सेल के थ्रू ऐसे प्लेन पे रख दें, अर्थ पे रख दें, एक्सेल के थ्रू आप उसे रख दें, ये बिल्कुल रेस्ट में है। अब आप रोटेट करना है इसको, आपको नचाना है, घुमाना है इसे, तो आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए होगा, और दूसरा ये टेंजेंशियल फोर्स जिसे ट्रांसवर्स फोर्स भी कहते हैं। अब ये दोनों आपको प्रोवाइड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने हाथ से ही इसे नचाना चाहते हैं तो यहाँ हाथ लगाकर इसके प्लेन में रिजल्टेंट की तरफ, इस दोनों फोर्स के रिजल्टेंट की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, थोड़ा सा इस सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ झुका हुआ होगा या सेंटर की तरफ झुका होगा। अब ये साइकिल का जो व्हील आपने लिया है वो अब क्या करना शुरू कर जाएगा, रोटेट करना शुरू कर जाएगा। सो ये जो फोर्स आपको देना है वो रिजल्टेंट फोर्स की तरफ होना चाहिए और इन द गिवन प्लेन होना चाहिए, यानी पॉटर्स व्हील के प्लेन में ही होना चाहिए। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें आपने देख लिया था dv अपॉन dt इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर vi इज इक्वल टू vf एंड ओमेगा i इज इक्वल टू ओमेगा f। तो ये देख लीजिए, ये भी तो कांस्टेंट हो गया। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स देखेंगे Fc तो क्या हो जाएगा, MAC, देयरफॉर v स्क्वायर अपॉन r या m ओमेगा स्क्वायर r। r भी फिक्स है किसी दिए हुए सर्कुलर मोशन में, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या बोल रहा है, ओमेगा भी फिक्स है। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स भी यहाँ पर कांस्टेंट ही है। ठीक है, ये भी फोर्स क्या हो गया, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। जो मास गिवन है वो भी कांस्टेंट, ओमेगा भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट। ओके, बावजूद इसके इसमें एक्सेलरेशन क्यों हो रहा था वो मैंने क्लियर बता दिया था, क्योंकि वेलोसिटी का भी डायरेक्शन चेंज कर रहा है और एक्सेलरेशन का भी चेंज कर रहा है। भले ही वो टुवर्ड्स द सेंटर है, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से देखिएगा तो वो दोनों चेंज कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड फिक्स है बट डायरेक्शन लगातार चेंज कर रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन है। अब मानकर चलिए कि अगर दूसरा पॉइंट, कि अगर अचानक से ये वेलोसिटी, ये तो काम कर रही है लगातार ना, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्पीड है, मैं वेलोसिटी बोल दे रहा हूँ बार बार, स्पीड। तो अगर ये अचानक से ज़ीरो हो जाए तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगी, तो वो क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर चली जाएगी और सेंटर में जाकर गिर जाएगी, अगर ये अचानक ज़ीरो हो जाए तो। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ये एक्सेलरेशन जो है, अगर ये वाला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अचानक ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जैसे ही ये ज़ीरो होगा उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा। अगर यहाँ पर ज़ीरो हुआ था तो बिल्कुल इसी पाथ को फॉलो करेगा, अगर इस पॉइंट पर ज़ीरो हुआ था तो बिल्कुल टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही फॉलो करेगा। इसलिए अगर आप किसी हाथ में अपने
टुकड़े को बांधकर, यानी पत्थर के कोई छोटे टुकड़े को बांधकर रस्सी से या स्ट्रिंग से ऐसे घुमाकर अचानक छोड़ दीजिए, तो क्या हुआ, सेंट्रीपिटल जो यहाँ से आप फोर्स लगा रहे थे वो खत्म, जीरो हो गया। तो वो किधर भागेगा, सामने नहीं भागेगा बल्कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में भागेगा। तो ये सब कुछ पॉइंट है, और भी पॉइंट देख लेते हैं। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टाइम पीरियड अगर निकालेंगे, ये देख लीजिए टाइम पीरियड, एक बार कंप्लीट वो चल गया तो ये सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय लीनियर स्पीड, t इज इक्वल टू 2 पाई आर और v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर से आर कैंसिल, कितना हो गया 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये सब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना हो गया, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया है पहले ही कि क्या है, यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो नेट फोर्स है और उसका एक वैल्यू है, वो वैल्यू कितने के बराबर है, mv स्क्वायर अपॉन आर या m ओमेगा स्क्वायर आर, यानी नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो नहीं है। और अगर नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा तो आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू dp इज इक्वल टू फोर्स, और अगर ये ज़ीरो नहीं है तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी मोमेंटम कंजर्व नहीं रह पाएगा, मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व्ड, मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व्ड। ठीक है, ये कंजर्व नहीं रह पाएगा किसी भी तरह से। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस, AT 0 मीन्स FT इज ऑल्सो 0, देन इन दैट केस नेट फोर्स जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं दैट इज mv स्क्वायर अपॉन आर। ओके, लेकिन एक चीज़ और समझने की है कि इन द मीन टाइम वेलोसिटी ऑलवेज इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि टेंजेंट दिए हुए रेडियस पर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो वर्क डन अगर आप निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, और इसको लिख सकते हैं एफ डॉट वी को डी एस अपॉन डी टी, देयर फोर ये क्या हो जाएगा वी डी टी। ठीक है, देयर फोर दिस इज एफ डॉट वी, और ये तो क्या है स्केलर क्वांटिटी, देयर फोर ये डी टी अलग से लिख लें, एफ वी दोनों के बीच में कितना है, कितना हो जाएगा ये एफ वी कॉस थीटा डी टी, और ये 90 डिग्री है तो कॉस 90 डिग्री इज ज़ीरो। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स जब काम कर रहा हो किसी ऑब्जेक्ट पे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन उस केस में ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, टाइम टू टाइम मैं जब भी ध्यान आएगा उसे डिस्कस कर लूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।